पलकधारी सिंह प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है। आज आपको विद्युत कार्य के लिए जो औजार प्रयोग किए जाते हैं उन औजारों के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि औजार होते क्या हैं। देखिए, किसी भी कारीगर, चाहे वो विद्युतकार हो या वो किसी भी अन्य क्षेत्र का कारीगर हो, उन कारीगरों के लिए कार्य करने के लिए जो वस्तुएं सहायता प्रदान करती हैं उन्हें हम औजार कहते हैं। दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि बिना औजारों के द्वारा कोई भी कारीगर अपना कार्य पूर्ण नहीं कर सकता है। अर्थात जो औजार होते हैं, जो टूल्स होते हैं, वो कारीगर के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। देखिए, कारीगर को अपूर्ण और ख़राब औजारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर जो कारीगर की कार्य क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो कारीगर को काम करने के लिए उचित औजारों का ही प्रयोग करना चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रीशियन के द्वारा जो औजार प्रयोग करते हैं उन औजारों के बारे में हम देखते हैं। तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है टूल किट औजार और जो दूसरा होता है वो होते हैं अन्य औजार। अब देखिए, टूल किट औजार क्या होते हैं। देखिए, टूल किट वे औजार होते हैं जो विद्युतकार या इलेक्ट्रीशियन प्रायः अपने सचल टूल किट में रखते हैं। वही औजार टूल किट औजार कहलाते हैं। इन औजारों में पेचकस, फेस टेस्टर, पोकर, कॉम्बिनेशन प्लायर, नोज प्लायर, इलेक्ट्रीशियन चाकू, हथौड़ी, सेंटर पंच, रावल प्लग आदि जो है औजारों का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा जो होता है अन्य औजार वे औजार होते हैं जो इलेक्ट्रीशियन को आवश्यकता पड़ने पर ही प्रयोग में लाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं टूल किट औजार के बारे में। देखिए, टूल किट में जो पहला औजार होता है वो आपका होता है पेचकस। तो देखिए, पेचकस क्या होता है, जिसको हम स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं। पेचकस का काम पेचों को कसने एवं खोलने के लिए करते हैं। अब देखिए, पेचकस को हम नापते कैसे हैं। देखिए, पेचकस में तीन मुख्य भाग होते हैं। एक होता है आपका हैंडल, एक होता है आपका शैक और एक होता है बिट। अब देखिए, आपको पता चल गया कि जो जो पेचकस होते हैं उनका यूज हम करते हैं स्क्रू को खोलने या कसने के लिए। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जो पेचकस होता है इसकी लंबाई को हम कैसे नापते हैं। तो इसमें जो आपकी बिट सैक की लंबाई होगी, क्या होगी, सैक की लंबाई। और सैक की लंबाई जो होती है ये हैंडल को छोड़कर बिट तक होती है। तो जो सैक की लंबाई होगी वही पेचकस की लंबाई होगी। और पेचकस की लंबाई को हम किस में नापते हैं, mm में। अब यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यही बन गया कि जो पेचकस होता है उसकी लंबाई को हम कैसे नापते हैं। तो जो सैक की लंबाई होती है वही पेचकस की लंबाई कहलाती है। और इसमें तीन भाग होते हैं। बिट, जिसके द्वारा हम पेचकस को खोलते कसते हैं, और ये बीच वाला भाग आपका शैक हो गया, और ये पीछे आपका हैंडल हो गया। तो आपको हैंडल से मतलब नहीं है, हैंडल चाहे जितना बड़ा हो, आपको मतलब किससे होता है, जो ये सैक की लंबाई है। जितने सैक की लंबाई होगी उतने पेचकस की भी लंबाई होगी। अब जैसे एग्जांपल में मान लीजिए हमने इसको नापा, ये 100 आया, तो ये जो पेचकस होगा वो कितने mm का होगा, 100 mm का होगा। अब अगला टूल्स आता है फेज टेस्टर।
देखिए ये जो टूल्स आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फेज टेस्टर। अब देखिए फेज टेस्टर का काम क्या होता है, तो फेज टेस्टर का काम होता है फेज की उपस्थिति को जांचना। किसकी उपस्थिति को? फेज की स्थिति को जांचना कि फेज की उपस्थिति कहाँ है, वह उसको जांचने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फेज टेस्टर यूज करेंगे। अब देखिए फेज टेस्टर की संरचना कैसे होती है, तो फेज टेस्टर में क्या होता है? शैक होता है। ये आपका क्या हो गया? शैक हो गया। अब शैक के बाद इसमें एक बल्ब लगा होता है जिसको हम बोलते हैं नियॉन बल्ब। जिसको हम क्या बोलते हैं? नियॉन बल्ब। और जब ये नियॉन बल्ब जो है प्रकाशित होता है तभी हमको पता चलता है कि इस चालक में फेज की उपस्थिति है। और इसमें एक चीज़ और लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं रजिस्टेंस। और ये कैसा रजिस्टेंस होता है? कार्बन रजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस होता है? कार्बन रेजिस्टेंस। और ये पीछे आपकी क्लिप होती है और इस क्लिप के द्वारा जो है इस नियॉन बल्ब को अर्थ मिलता है, जिससे नियॉन बल्ब की सर्किट कंप्लीट होती है और ये बल्ब प्रकाशित होने लगता है। अब देखिए इसको यूज हम कैसे करते हैं। इसका जो सैक होगा इसको हमको चालक तार पे रखना है। तो चालक तार से क्या होगी? फेज धारा जो है इस नियॉन बल्ब तक आएगी और ये रेजिस्टेंस के द्वारा धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और आपके शरीर से ये नियॉन बल्ब अर्थ लेगी और अर्थ क्या हो जाएगी? प्रकाशित हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि फेज टेस्टर जो होता है इसमें कौन सा बल्ब लगा होता है? तो नियॉन बल्ब लगेगा। फिर इसके बाद इसमें रेजिस्टेंस कौन लगा होता है? तो रेजिस्टेंस जो होता है वो कार्बन रेजिस्टेंस होता है। और जो फेज टेस्टर होता है इसको हम अधिकतम कितने वोल्टेज तक यूज कर सकते हैं? तो इसको हम कितने वोल्ट तक? अधिकतम 500 वोल्ट तक हम इस फेज टेस्टर का यूज कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो फेज टेस्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी उपस्थिति दर्शाएगा? फेज की उपस्थिति दर्शाएगा। अब देखिए अगले टूल्स के बारे में देखते हैं हम। टेस्ट लैंप। देखिए जो टेस्ट लैंप होता है इसका उपयोग हम विद्युत सप्लाई लाइन में फेज, न्यूट्रल तथा अर्थ तारों की पहचान के लिए करते हैं। किस किस चीज़ के लिए? पहला हो गया फेज, दूसरा हो गया न्यूट्रल और तीसरा हो गया अर्थ। इन तीनों की उपस्थिति की अगर हमको जांच करनी हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? टेस्ट लैंप का यूज करेंगे। अब देखिए ये टेस्ट लैंप में लगा क्या क्या होता है, तो इसमें एक 60 वाट का लैंप लगा होता है। कितने वाट का? 60 वाट का जो है एक लैंप लगा होता है, बल्ब लगा होता है और इसमें एक होल्डर लगा होता है और चालक तार लगे होते हैं। तो इनके द्वारा जो है टेस्ट लैंप बनाया जाता है। तो टेस्ट लैंप का यूज अगर पूछा जाएगा कि टेस्ट लैंप यूज कहाँ किए जाते हैं, तो टेस्ट लैंप का यूज फेज की जांच करने के लिए, न्यूट्रल की जांच करने के लिए तथा अर्थ की जांच करने के लिए हम कौन सा टूल्स यूज करेंगे, तो वो कौन सा टूल्स होगा? टेस्ट लैंप। अब देखिए आगे आते हैं हम पोकर। देखिए पोकर जो होता है इसकी संरचना कुछ स्क्रू ड्राइवर या पेचकस की तरह होता है। तो देखिए ये जो पोकर होता है इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसमें भी आपके 3 पार्ट्स होते हैं। एक हैंडल होता है, एक सैक होता है और ये जो नुकीला भाग होता है इसको हम टिप बोलते हैं। अब देखिए जो पोकर होता है इसको हम एक नाम से और जानते हैं, सुम्मी। देखिए पोकर का काम क्या होता है? इसका काम लकड़ी के फिटिंग में सांचे को बनाने के लिए तथा खांचे में पेचकस को कसने के लिए हम पोकर का यूज करते हैं। और साथ ही साथ पोकर का हम यूज जो होल्स होते हैं उन होल्स
के व्यास को बढ़ाने के लिए भी हम पोकर का यूज करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। देखिए जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, यह प्लायर एक इलेक्ट्रीशियन का सबसे महत्वपूर्ण औजार होता है। अब देखिए जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, इसका प्रयोग हम तारों को मोड़ने के लिए, काटने के लिए तथा जो तारों का इंसुलेशन होता है, जो तारों के ऊपर अचालक परत होता है, उसको छीलने के लिए भी हम कॉम्बिनेशन प्लायर यूज करते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन प्लायर होती है, इसकी जो लंबाई होती है, ये हम इसके जबड़े के अंतिम सिरे से हैंडल के अंतिम सिरे तक नापते हैं। और एक इलेक्ट्रीशियन के लिए जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, वो 15 से 20 सेंटीमीटर का यूज किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक इलेक्ट्रीशियन के लिए जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, उस प्लायर को की जो साइज होती है, वो साइज कितना होती है, तो 15 से 20 mm। और ये कॉम्बिनेशन जो प्लायर होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तारों को मोड़ने के लिए, तारों को काटने के लिए तथा तारों के ऊपर जो इंसुलेशन लगा होता है, उसको छीलने के लिए हम कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज करते हैं। अब देखिए कॉम्बिनेशन प्लायर कई टाइप के होते हैं। जैसे आपका एक होता है नोज टाइप। देखिए नोज टाइप का जो प्लायर होता है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम कॉम्बिनेशन प्लायर के द्वारा नहीं हो सकते हैं, अर्थात अगर हमको गहराई में कोई तार पकड़ना है या कोई वस्तु को पकड़ना है, तो वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन प्लायर के द्वारा नहीं पकड़ सकते हैं। वहाँ पे पकड़ने के लिए हम नोज प्लायर का यूज करते हैं। अब देखिए अगर इसके यूज की बात आएगी, तो इसका जो उपयोग होता है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की वायरिंग होती है, उसकी मरम्मत करने के लिए तथा जो उसके पुर्जे की लीड होती है, उसको पकड़ने के लिए हम नोज प्लायर का यूज करते हैं। और एक इलेक्ट्रीशियन के लिए जो नोज प्लायर यूज किया जाना है, वो कितना होना चाहिए, वो 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और जबकि जो कॉम्बिनेशन प्लायर है, वो 15 से 20 सेंटीमीटर का भी हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये जो आपका प्लायर होता है, एक नोज प्लायर होता है, एक फ्लैट कॉम्बिनेशन प्लायर होता है। वहाँ पे ये जो नोज निकली हुई है, इस नोज को हम राउंड ना करके कैसे कर देंगे, फ्लैट कर देंगे, तो वो कौन सा टाइप का हो जाएगा, फ्लैट टाइप का नोज प्लायर हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रीशियन चाकू के बारे में। देखिए इलेक्ट्रीशियन चाकू का जो प्रयोग होता है, ये केबल के इंसुलेशन को निकालने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें देखिए 2 ब्लेडें लगी होती हैं, और जो दोनों ब्लेडों की लंबाई होती है, वो लंबाई होती है 8 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें 2 ब्लेड पाए जाते हैं। एक ब्लेड की जो धार होती है, वो तीव्र होती है। क्या होती है, तीव्र होती है। और एक ब्लेड की धार कम तीव्र होती है। अब देखिए इन दोनों ब्लेडों का यूज कैसे होता है, तो जो ब्लेड की धार ज़्यादा तीव्र होगी, उसका यूज हम करेंगे तारों के इंसुलेशन को छीलने के लिए, जबकि जो कम धार वाली ब्लेड है, उसका यूज हम तारों के जो चालक पदार्थ हैं, उसमें जो एनेमल जमे होते हैं। देखिए एनेमल क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपकी केबल है, और केबल का हमने इतना इंसुलेशन निकाल दिया है, तो इस चालक पे जो छोटे छोटे इंसुलेशन के कण जमे होते हैं, उसी को हम एनेमल बोलते हैं। तो इस एनेमल को साफ करने के लिए जो इलेक्ट्रीशियन चाकू में कम धार वाली ब्लेड है, उससे हम क्या कर देंगे, इसको साफ कर देंगे। तो इसमें 2 ब्लेडें हो गई, और दोनों ब्लेडों की लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है। पहले ब्लेड की धार तेज होती है, जिससे हम केबल या
तार के इंसुलेशन को निकालते हैं, जबकि जो कम धार वाली ब्लेड है उसका यूज हम जो चालक पदार्थ पे एनिमल जमे होते हैं उनको हम साफ़ करने के लिए कम धार वाली ब्लेड का यूज करते हैं। अब देखिए आगे हम कि हैमर क्या होता है जिसको हथौड़ी बोला जाता है। देखिए हैमर तो आप लोगों ने देखा ही होगा। हैमर का जो उपयोग होता है ये कील ठोकने के लिए, रावल प्लग ठोकने के लिए, चीजल के साथ दीवार आदि में छिद्र करने के लिए तथा लकड़ी पर फर्मर चीजल के द्वारा छिद्र करने के लिए हम हैमर का यूज करते हैं। देखिए हैमर की संरचना कैसे होती है, तो हैमर में एक भाग होता है आपका हैंडल, और ये हैंडल जिस सुराख में लगा होता है, जिस होल में लगा होता है उसको हम आई होल बोलते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं? आई होल। जिसमें हैंडल लगा होता है उसको हम बोलते हैं आई होल, और इसके ऊपर जो लगा होता है हैमर के, इसको हम बोलते हैं पिन। उसके बाद जो आपको ये फ्लैट भाग दिख रहा है, इस फ्लैट भाग को हम चेक बोलते हैं, और जिससे कील आदि को ठोका जाता है उसको हम बोलते हैं फेस। तो जो हैमर होता है इसका यूज हम कील को ठोकने के लिए करते हैं। अब अगला देखते हैं हम सेंटर पंच। देखिए जो सेंटर पंच होता है इसका यूज धातुओं की चादर पर छिद्र करने से पहले चिन्हित करने के लिए हम सेंटर पंच का यूज करते हैं। और सेंटर पंच जो होता है इसकी जो लंबाई होती है वो कितना होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सीट में, मेटल सीट पे या और जगह पे जो है छिद्र करना है तो वहाँ पे छिद्र करने से पहले सेंटर पंच से हम निशान लगाते हैं, जिससे जो छिद्र होता है वो अपने जगह पे ही होता है। अब देखिए आगे आपका आता है रावल प्लग टूल। अब आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।